पूरी दुनिया में आतंक बढ़ने लगा था। भूतों और पिशाचों का काली ताकतें बादलों की तरह फैलती जा रही थी। सबको लग रहा था बब्बन तांत्रिक की याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए अब बब्बन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। बब्बन तांत्रिक की याददाश्त वापिस आ गई और फिर से काली ताकतें थर थर कांपना शुरू हो चुकी हैं। जानते हैं सब, बब्बन एक एक करके सबका शिकार करेगा। इसीलिए कहा जाता है, आप ही मेरे साथ कहिए, बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक। बब्बन तांत्रिक की याददाश्त वापिस आने की खुशी में पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा दो देशों का युद्ध चल रहा है। असल में वो युद्ध नहीं चल रहा, दोनों देश आसमान में रॉकेट छोड़ रहे हैं बब्बन तांत्रिक की याददाश्त आने की खुशी में, और सबको लग रहा है वो लड़ाई में लगे हुए हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियां, और इसी खुशियों में हम भी शामिल होना चाहते हैं। लेकिन फिर हमें याद आता है, पाताल लोक में बब्बन की याददाश्त वापस तो आ चुकी थी, लेकिन बब्बन वहां रुकने वाला नहीं था। बब्बन तांत्रिक को वो पत्थर चाहिए जो कालो डायन की उस छड़ के अंदर लगा हुआ था, और वो है एलियंस के पास। परग्रही, किसी और ग्रह के वासी जो धरती पर छिप छिप कर आते हैं, और उनके पास वो पत्थर है। क्या बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और कालो डायन एलियंस से वो पत्थर को वापस हासिल कर पाएंगे? और वो काली ताकतें नहीं है, हाईटेक एलियंस है, हाईटेक। क्या बब्बन बच पाएगा, या कहानी का अंत यहीं पर हो जाएगा? 50 एपिसोड हो नहीं पाएंगे और बब्बन खत्म। वो तो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक, जिसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी, पेड़ के सहारे वो दोबारा धरती पर आ चुके थे, और बब्बन के साथ गुरु तांत्रिक और कालो डायन दोनों पहुंच चुके थे हिमालय में, क्योंकि उन्हें एड्रेस पता था कहां पर है एलियंस। और वो जो एलियंस है ना, उनके पास वो छड़ है, वो पत्थर है, वापस लेना ही होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, इसीलिए हम कोई और काम कर लेते हैं। बब्बन ने कहा था, नहीं, जब मैं किसी चीज को ठान लेता हूं, उसे करके ही दिखाता हूं। गुरु तांत्रिक ने ऐसे बब्बन की तरफ देखा था और कहा था, बब्बन, लेकिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, इससे तुम और ज्यादा खतरनाक भी हो जाओगे, क्योंकि पुरानी यादें, नई यादें, ये काफी खतरनाक हो सकता है। कालो डायन दोनों की तरफ देख रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? बब्बन जी के साथ तो सुरक्षित महसूस होता है ना? गुरु तांत्रिक नीचे देखते हुए कहने लगे थे। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, चलो हिमालय के उन पहाड़ों की तरफ चलते हैं। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक, कालो डायन उन हिमालय के हिस्सों में पहुंच चुके थे। उत्तराखंड नेपाल के बीच बनी हुई वो खास जगह, जहां पर माना जाता है एलियंस देखे जाते हैं, उड़न तश्तरियां देखी जाती हैं। वहां पर जो जंगल में पहुंचने के लिए सबसे पीछे वाला जो गांव था ना, वहां वो पहुंच गए और गांव वालों से बातें करने लगे। वो जानना चाहते थे कैसे एलियंस हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कर सकते हैं। और गांव वाले ये बताने लगे कि हम सरकार को भी बता चुके हैं, पुलिस वालों को भी बता चुके हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आप कहानियां बना रहे हैं, झूठ है। लेकिन कई गांव वालों ने ग्रे एलियंस देखे हैं। ग्रे एलियंस, बड़ा सा उनका सर होता है, चमड़ी सफेद ग्रे रंग की होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और वो गांव वालों को अगवा करके ले जाते हैं। कई गांव वाले जो अगवा हो चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद वो जो एलियंस है ना, जो उड़न तस्तरी लेकर आते हैं, सफेद रोशनी मारते हैं और इंसानों को ऐसे उठा लेते हैं हवा में, फिर ले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वापस छोड़कर चले आते हैं। अब लोगों का मानना था कि पता नहीं वो क्या करते हैं, याद नहीं रहता किसी को 2-3 दिन उनके साथ क्या हुआ, वो तो बेहोश रहते हैं। लेकिन हर किसी के शरीर पर ना कई निशान होते हैं, जैसे कंधे पर निशान, छाती पर निशान, और हर कोई बब्बन और गुरु तांत्रिक को दिखा रहा था, ये देखिए यहां पर भी निशान है। बब्बन ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि इंजेक्शन लगाए गए हैं? गांव वाले भी कह रहे, हाँ ऐसा ही लगता है,
जैसे इंजेक्शन लगाकर किसी तरह की दवाई हमारे शरीर में डाली गई है। बब्बन ने कहा, क्या शरीर पर ऐसे ही निशान है? मुझे और निशान दिखाइए। गांव वाले कहने लगे, पीछे भी निशान है, लेकिन वो जगह हम दिखा नहीं सकते, वहां सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगाए हैं उन्होंने। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक वो जगह को देखना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, इतनी जानकारी काफी है। फिर वो उस गांव से आगे बढ़ना चाहते थे। बब्बन ने कहा, रुकिए रुकिए गुरुजी, दुश्मनों के बीच जा रहे हैं, उससे पहले तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा ना हो उन्हें लगे ये तो इंसान है, फिर हम पर वो हमला करें और हमें अगवा कर ले। जब वो हमें अगवा कर लेंगे उसके बाद हम बेहोश हो जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा हमें। गुरु तांत्रिक और कालोडायन ने कहा, तो फिर हम क्या करें? बब्बन की याददाश्त वापस आ चुकी थी। बब्बन का दिमाग काम करने लगा था और बब्बन ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। देखी है मैंने तस्वीरें ग्रे एलियंस की, हम भी ग्रे एलियंस बनेंगे। हम परग्रही लगने चाहिए, परग्रही, इंसान नहीं लगने चाहिए। गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा। बब्बन, तुम सच में कोई करिश्मा करोगे? बब्बन ने कहा, रुकिए जरा, देखिए मैं क्या करता हूं। कालोडायन, गुरु तांत्रिक वहीं पर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि गांव वाले अपने घर में उन्हें शरण देना नहीं चाहते थे। भरोसा नहीं था, दोनों को देखने में ऐसा लगता था जैसे भिखमंगे और चोर हों। इसीलिए गांव वाले कह रहे थे, पेड़ के नीचे बैठो, हम बांध देते हैं, क्या पता तुम भाग जाओ कुछ चुरा कर। किसी के गले में हाथ डालकर सोने की चेन मत निकाल लेना, ये तो एलियंस भी नहीं करते। देखो, एलियंस पर गांव वालों को फिर भी भरोसा था कि इंजेक्शन लगाकर छोड़कर चले जाते हैं। ये गंजे फटे कपड़े काले पीले से, ये कैसे इंसान है? ऐसा लगता है जैसे चोर लुटेरे हों। ऐसा ना हो, ये चेन वेन, अंगूठियां या कानों में डाले गए इयररिंग्स निकाल कर भाग जाएं। तो पेड़ के नीचे उन दोनों को बिठाया हुआ बब्बन गांव में घूमा, गांव वालों से चीजें इकट्ठी की कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, हम उन एलियंस को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, मेरा यकीन कीजिए। गांव वालों ने यकीन किया। बब्बन ने जो जो मांगा गांव वालों ने दिया। बब्बन उन चीजों को लेकर आया। कालोडाइन ऐसे देख रही थी, ये क्या चीजें हैं? गुरु तांत्रिक भी देख रहे। बब्बन, ये क्या है? तुमने तो कहा था एलियंस बनना, ये क्या चीजें हैं? बब्बन ने उन्हें चीजें दी और पहनने के लिए कहा। सोच नहीं सकता था कोई बब्बन का इतना दिमाग है। बब्बन सफेद कुर्ता पैजामा लेकर आया। अब तीनों ने सफेद कुर्ता पैजामा पहन लिया था। फिर इतना बड़ा जो एल्यूमिनियम का पतीला होता है ना, पतीला लेकर आया। पतीले में 2 छेद कर दिए, पतीला पहन लिया। फिर बब्बन ने कहा, देखिए गुरुजी, हम लग रहे हैं ना परग्रही। बब्बन परग्रही लगना चाहता था तो ये किया था, और गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन हम परग्रही तो नहीं लग रहे, पता नहीं कबाड़ी वाले लग रहे हैं। क्या ऐसे वो पहचान नहीं लेंगे? सफेद कुर्ता पैजामा इंसान पहनते हैं, पतीला छेद वाला, हम तीनों ने इतना बड़ा बड़ा, जिसमें क्या कहते हैं चिकन मटन बनता है ना, वो वाला बड़ा पतीला ऐसे सर पर रखा हुआ। सब सोच में पड़े हुए, ये करना क्या चाहता है? तीनों ने ऐसा किया जैसा बब्बन ने कहा था। फिर बब्बन ने गांव वालों से खाली गैस सिलेंडर मांगे थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन इसका क्या करना है? हम कौन सा पानी में जाने वाले हैं? इसे तुमने पिछली बार इस्तेमाल किया था जब हम उस पानी वाले जीव को पकड़ना चाहते थे। बब्बन ने कहा, गुरुजी, हमें एस्ट्रोनॉट लगना है, कम से कम ऐसा लगना चाहिए हम किसी और ग्रह से आए हैं। इसे अपने कंधे पर टांग लीजिए। गैस सिलेंडर पर रस्सियां बांधी थी। तीनों ने कंधे पर 16-16 किलो के गैस सिलेंडर टांगे हुए, सिर्फ भेष बदलने के लिए। कालोडाइन की पीठ तो ऐसे हो चुकी थी, वो थोड़ी कमजोर थी। गुरु तांत्रिक की भी उम्र ज्यादा थी, गुरु तांत्रिक भी ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे ये जंगल में जा रहे। सोच कर देखिए क्या भयानक दृश्य होगा। पतीला, सफेद कुर्ता पैजामा, सफेद जूते और पीठ पर गैस सिलेंडर। कोई इंसान भी देखेगा वो भी एक बार यही कहेगा, ये क्या है? ये एलियंस भी नहीं लगते, इंसान भी नहीं लगते, ये किस तरह की प्रजाति है? ऐसे ही बने हुए थे। बब्बन का दिमाग बहुत तेज था। भले ही गुरु तांत्रिक इसी दिमाग को तोड़ देना चाहते थे, गुस्से में थे, लेकिन बब्बन का दिमाग तो तेज था, हमें मानना होगा। जंगल के उस हिस्से में थे जहां पर गांव वालों ने कहा वहां पर एलियंस हैं, और जैसे ही वो उस जगह चलकर जा रहे, आगे उन्हें एक पेड़ नजर आया। अब ऐसे पगडंडी बनी हुई थी, पगडंडी के बीच में पेड़ लगा हुआ। किसी समय यहां पर गांव वाले भी आते जाते थे।
बब्बन कहने लगा, ये क्या, पगडंडी के बीच में पेड़ किसने लगा दिया? फिर वैसे वो पगडंडी में और भी छोटे मोटे रास्ते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, चलो इस वाले रास्ते से चलते हैं। ऐसे बातें कर रहे उधर चलने लगे। वो पेड़ सामने वाली पगडंडी पर नहीं था, इस वाली पगडंडी पर आ चुका था। बब्बन ने कहा, गुरुजी ये क्या हो रहा है? ये पेड़ जगह बदल रहा है या हमें भ्रम हो रहे हैं? अब तीनों बातें ही कर रहे थे, वो पेड़ जमीन से निकला। तीनों हैरान। फिर वो पेड़ मारने को आ रहा, उसकी टहनियां ऐसे चमाटे मार रही थी। तीनों उड़ उड़ कर गिर रहे थे। तीनों पेड़ों के पीछे छिप गए। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक से पूछा, गुरुजी अब क्या करें? ये तो बड़ा खतरनाक सा जीव लगता है। ये कैसी काली ताकत है? क्या ये कोई पेड़ वाला वेताल है? गुरु तांत्रिक ने कहा, मैंने भी पहली बार देखा है। ये पेड़ चल पा रहा है, ये कोई ताकत नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कालोडायन की तरफ दोनों ने देखा और कालोडायन कहने लगी। बब्बन ने पूछा, इसका क्या मतलब? तुम दोनों हाथ खड़े कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें दो चीजें पता है? कालो ने कहा, नहीं, मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे नहीं पता। दोनों ने ऐसे घूर कर देखा था। ये इशारा करने की क्या जरूरत थी? तुम बोल भी सकती थी। इतने में पीठ पर टहनियां पड़ी। उसकी टहनियां ना पेड़ की ऐसे घूम कर आई, पीठ पर पटैक करके पड़ी। निशान पड़ चुके थे लेकिन दर्द नहीं हुआ। सन्न हो चुके थे। इतना पिटे, पिछली बार इतना पिटे कि जो पीठ नीचे वाला ऊपर वाला जो भी गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक का हिस्सा था ना, वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। फिर गुरु तांत्रिक पेड़ से बाहर निकले और कहने लगे, शिष्य बब्बन, अब देखो, ये जैसी भी ताकत है, हमें एक एक करके अपने मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा और मसाले का इस्तेमाल करना होगा। फिर समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरह की ताकत है। गुरु तांत्रिक ने सबसे पहले चंदन और लहसुन उसकी तरफ फेंका। वो पेड़ ऐसे हिलने लगा। गुरु तांत्रिक को लगा शायद ये कमजोर पड़ रहा है। बस ऐसे मुंह करके कहा था, शायद ये कमजोर पड़ रहा है। एक टहनी आई, कटैक करके पड़ी। गुरु तांत्रिक नीचे गिरे, फिर से उठे और कहने लगे, पहली कोशिश विफल हुई। फिर उन्होंने मसाले मारे। वो पेड़ फिर से ऐसे ऐसे करने लगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, लगता है कमजोर पड़ने लगा है। पटैक! गुरु तांत्रिक नीचे ऐसे थोड़ा सा सहलाया, फिर मंत्र पढ़ने लगे। वो पेड़ हिलता, चमाट मारता टहनी से। गुरु तांत्रिक नीचे गिरते। 3-4 टहनियां खाने के बाद दोनों तरफ निशान पड़ चुके थे और गुरु तांत्रिक ने कहा, रुको, मैं ना मंत्रों का इस्तेमाल करूंगा ना किसी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, रुको जरा। गुरु तांत्रिक भागकर पेड़ के पीछे छिप गए और कहने लगे, बब्बन अब तुम करो, मैं तो बहुत चबाटे खा चुका हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तुम मिस्र की वो ताकत को छोड़ो। बब्बन ने कहा, गुरुजी, बड़ी ताकतों को ऐसी छोटी ताकतों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, उसे संभाल कर रखेंगे, इसे मैं देखता हूं। बब्बन तांत्रिक आगे हुआ। देखो अब मैं क्या करता हूं। बब्बन ने ऐसे कहा था कि देखो अब मैं क्या करता हूं। वो टहनियां ऐसे बाजू पर लिपट गई, ऐसे नीचे की तरफ बाजू कर ली, फिर सामने से टहनियां ऐसे पड़ रही, ठा ठा ठा। बब्बन ने ऐसे आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली और कहने लगा, तुम्हें क्या लगा मैं हार जाऊंगा? जैसे ही बब्बन ने कहा हार जाऊंगा, एक और टहनी पड़ी। फिर बब्बन कहने लगा, अरे रुको तो सही, बस बस और नहीं, रुक जाओ। उस पेड़ ने बब्बन को छोड़ा। फिर बब्बन कहने लगा, ये ना तो कोई काली ताकत है ना कुछ और है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये म्यूटेशन से तैयार किया गया पेड़ है। वो पेड़ में जिंदगी डाली गई है, ये कोई काली ताकत नहीं है, तो पेड़ को कैसे रोके? तीनों सवाल पूछने लगे। बब्बन ने दिमाग लगाया। बब्बन ने एक तरफ ना लकड़ी पड़ी थी, उसे आग लगाई, फिर 2-3 लकड़ियों को आग लगाई, लकड़ी छोड़कर मारी। वो पेड़ डरने लगा। उस पेड़ की एक टहनी थी, उसे आग लग गई, क्योंकि वो लकड़ी सूखी थी, वो पेड़ सूखा हुआ था, लेकिन उसमें जान थी। फिर वो डर रहा, भाग रहा। तीनों को पता लग गया कमजोरी क्या है। आग से डर रहा है, पेड़ है, लकड़ी है, आग से जलकर खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगाकर जंगल के उस हिस्से में वो फेंकते जा रहे। पिछले दिन बारिश हुई थी, वरना पूरे के पूरे हिमालय के जंगल को जला डालते। वो पेड़ को बहुत जलाया और पेड़ निकलकर मदद करने के लिए आए जो म्यूटेशन से तैयार थे, लेकिन अब ये रुकने वाले नहीं थे। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक को अगर पता लग जाए सामने वाले की कमजोरी क्या है, ये रुकते नहीं थे। कालोडायन को रोकना पड़ा। पागलों, जंगल को जला डालोगे तुम। तब रुके थे। वो म्यूटेशन से तैयार पेड़ आधे आधे जलकर भाग चुके थे। हरा दिया था इन्होंने। फिर आगे बढ़ने लगे। दोनों के हौसले बुलंद थे।
ऊंचाइयों पर थे दोनों के हौसले, ऊंचाइयों पर। भले ही घुटने मुड़ चुके थे, ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा था, थोड़े पिटे थे, लेकिन हौसले तो ऊंचाइयों पर थे ना, क्योंकि वो भी तो ऊंचाइयों पर थे। पहाड़ों में थे, हिमालय में, तो ऊंचाइयों पर कह सकते हैं। तीनों आगे बढ़ रहे। गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक आगे थे, कालो डायन पीछे थे। बब्बन ने पूछा, कालो साथ क्यों नहीं चल रहे? पीछे तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो? कालो ने कहा, मैं पीछे रहूंगी तो हो सकता है मुझ पर हमला हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहने में जैसे हमले होंगे पीछे वैसे तो नहीं हो सकते। जैसे ही वो जंगल में आगे पहुंचे, उन्हें लकड़ी वाला एक घर नजर आया। गुरु तांत्रिक कहने लगे, शिष्य बब्बन, मुझे लगता है एलियंस यहां पर रहते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तीनों वो लकड़ी वाले घर के पास गए, खिड़की से अंदर झांकने लगे। तभी टक की एक छोटी सी आवाज आई। अंदर तो घर के कोई नहीं था, लेकिन गुरु तांत्रिक की कनपट्टी पर ना एक राइफल रखी हुई थी, साथ में वो आदमी। मेरी बीवी को नहाते हुए देख रहे हो? गुरु तांत्रिक ने ऐसे देखकर कहा, अरे नहाते हुए तो हम किसी को नहीं देखते, हमें लगा एलियंस है। तब उस आदमी ने राइफल नीचे की तरफ की और कहा, तुम तो इंसान ही लगते हो, एलियंस नहीं लगते, तुम यहां क्या कर रहे हो? तब बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और कालो डायन ने बताया कि वो क्या करने आए हैं। उस आदमी ने घर में जगह दी। वहां पर वो आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। ये घर उन्होंने खुद बनाया था जब यहां पर एलियंस नहीं थे, वो तंग नहीं करते थे। अब एलियंस से इन्हें छिप कर रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और उस आदमी ने बताया, आगे मत जाना, पहले ग्रे एलियंस होते थे जो कि किडनैप करते थे, फिर उन्होंने ऐसे और एलियंस को छोड़ा है जो बड़े खतरनाक है, पेड़ों जैसे भी हैं। बब्बन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सामने नहीं आने वाले। आधे आधे जल चुके हैं, कोयला बन चुके हैं, कोयला। फिर उस आदमी ने कहा, तो वो अदृश्य वाले को तुमने संभाल लिया? बब्बन ने कहा, अदृश्य वाला? अदृश्य वाला तो हमें नजर ही नहीं आया। उसने कहा, नजर कैसे आएगा, क्योंकि वो तो अदृश्य है। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन चुप करके बात सुनो, तुम जो जबान लड़ाते हो ना, वो कम लड़ाओ। बब्बन ने कहा, लेकिन जबान तो मुंह में है, ऐसे अंदर ही चल रही है, लड़ी तो है नहीं, लड़ी नहीं जबान से। जबान अगर लड़ेगी। गुरु तांत्रिक ना नीचे से पत्थर उठाकर, मैं तेरी मानूंगा। ये पुराने वाला बब्बन है, ये जबान लड़ाने वाली बातें मैं भूल चुका था, तुम फिर से मत याद कराओ। तुम्हें कितनी बार बताया, अर्थ समझा करो, ये मुहावरे की तरह होता है जबान लड़ाना। सामने वो आदमी राइफल ऊपर की तरफ की, मुझे लगता है मैं गोली मार ही दूं, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। बब्बन ने पूछा, चलिए फिर ये बता दीजिए आगे जाने का रास्ता क्या इसी तरफ से है? उसने कहा, हाँ, जाओ मरो, जल्दी मरो, जाओ। इतना बताया था उसने कि अदृश्य है कोई, पूरा पूछ ही नहीं पाए क्योंकि ऐसे भसड़ मचाने लगे थे, जबान लड़ाना, ये वो, पत्थर मारना। जो कालो डायन थी ना, कालो डायन ने कहा, अगर मेरे पास मेरे वो हाथों वाली ताकत कंट्रोल में होती, अब तक ना मैं तुम दोनों का सर धड़ से अलग कर चुकी होती। बस तुमसे काम है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। दोनों थोड़ा आगे पहुंचे और आगे उन्हें चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। फिर कालो डायन की पीठ पर खरोंच, पीठ छिल गई। कालो डायन नीचे उल्टी मिट्टी पर पीठ रगड़ रही, हाय हाय हाय, मेरी पीठ पर खून निकल रहा है। गुरु तांत्रिक के सर पर किसी ने टपली मारी थी और ऐसे खून की पिचकारी निकली थी, किसी ने जैसे कोई तीखी चीज ऐसे मार दी हो। फिर ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य है, वो मारकर जा नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा। फिर अचानक बब्बन के सर पर कुछ मारा गया, टन की आवाज आई और पीछे से आई। कोई तो था, नजर नहीं आ रहा, लेकिन बब्बन के सर पर उसे मारना नहीं चाहिए था। बब्बन ने मुड़कर देखा और कहा, यह हमें नजर नहीं आ रहा है, गुरुजी हमें छिपना होगा। ये जो भी ताकत है एलियन से जुड़ी हुई ताकत है, ये कोई चुड़ैल या डायन नहीं है, मंत्रों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, हमें छिपना होगा। तीनों एक पेड़ के पीछे छिप गए। अब पीछे से किसी ने पीटा, अब वो पीछे आकर खड़ा हो जाता, वो क्या था इन्हें पता ही नहीं। फिर क्या, ये जहां पर खड़े होते हैं पीछे से वार होता, किसी नुकीली चीज से गर्दन पर वार, पीठ पर वार। इन्हें लग रहा था बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। फिर वो मारने लगा था जो भी था। तीनों गए पानी में। अब तीनों जब पानी में गए ना, तब इन पर वार नहीं हुआ। पीछे पानी रुका हुआ तालाब था छोटा,
जो हिमालय में कहीं से नदी आ रही होगी, छोटा सा तालाब बना हुआ। अब वहां पर वो जीव नहीं आया। तीनों देखने लगे, चलने की आवाजें आ रही हैं सामने से, पत्तों पर कोई पैर रख रहा है, नजर नहीं आ रहा। नीचे से मसाले गीले हो चुके थे, तो गीला मसाला मारा, ऐसे गोला सा बना हुआ ऐसे निकल कर गया। बब्बन की तरफ गुरु तांत्रिक और कालोडाय ने देखा। क्या कर रहे हो? बब्बन ने कहा, मैंने मसाले मारे हैं, मैं उसे भस्म करना चाहता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन वो भस्म नहीं करेगा, वो तुम्हें काट के छोटे छोटे हिस्सों में फेंक देगा, इसीलिए चुप करके खड़े रहो। हम उसे देख नहीं सकते तो समझने की कोशिश करो। अब पानी में वो देख नहीं पा रहा। तो बब्बन ने कहा, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, हम पानी में हैं तो उसे नजर नहीं आ रहा, जैसे वो गायब है हमें वो नजर नहीं आ रहा। हम पानी में हैं, या तो वो पानी से डरता है या पानी के अंदर कुछ ऐसा है जिस कारण वो हमें देख नहीं पा रहा। फिर उन्होंने पत्थर मारा। वो पत्थर के करीब नहीं गया जहां से आवाज आई, यानी वो सुन नहीं रहा, देख रहा है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। फिर पास में से एक हिरण निकला था, उसने हिरण की गर्दन में छेद कर दिया। कुछ मारा था जो वहां से जैसे गोली की तरह निकला। इनकी समझ में आ गया, ये किसी तरह का शिकारी जीव है, प्रीडेटर। अब ये प्रीडेटर शिकार कर रहा है, लेकिन पानी में है या ठंडे हैं, उसे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। बब्बन ने कोई फिल्म देखी थी। बब्बन कहने लगा, मुझे लगता है ये वो है। गुरु तांत्रिक ने पूछा, वो कौन, कहाँ पर देखा? बब्बन ने कहा, कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। समझ लीजिए वो एक शिकारी है और शिकार करने की कोशिश कर रहा है। आप भी समझ सकते हैं, पता नहीं मेरी आंख में कुछ पड़ गया है। वहां वो पानी में ही थे, समझ चुके थे उसकी कमजोरी। फिर वो थोड़ा पानी से निकले, जितने में ठंडे थे उसे नजर नहीं आ रहा। इन्होंने पत्थर मारने की कोशिश की, टक टक, वो भी ऐसे पेड़ के पीछे छिप गया कि ये भी बड़े कमीने हैं, लेकिन इनके पास हथियार नहीं है। उसके पास हथियार थे, अभी तक तो इस्तेमाल तक नहीं किए थे। वो सिर्फ खेल रहा था, जैसे शिकारी शिकार के साथ खेलता है ना, वो बस खेल रहा था। तो बब्बन ने सोचा कुछ तो करना होगा, चलिए दोबारा पानी में। तीनों पानी में चले गए। वो जो शिकारी था ना, फिर से ढूंढने लगा। बब्बन ने क्या किया, नीचे से ना कीचड़ निकाला, ऐसे मारा। अब वो अदृश्य था, उसके ऊपर कीचड़ पड़ा तो वो नजर आने लगा। जहां पर वो नजर आने लगा वो पत्थर मारने लगे, टक टक, 2-3 पत्थर पड़े। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। अब वो गर्मी से पता लगा पा रहा था कि ये कहां पर है, लेकिन ये बार बार पानी में डुबकी लगाते, उसे पता नहीं लगता ये कहां पर है। अब ये उसके लिए गायब हो चुके थे। फिर कहीं से कीचड़ उठाकर उसके ऊपर मारते, उसके ऊपर कीचड़ मारते गए, चेहरे पर कीचड़ मारते गए। अब कीचड़ ही कीचड़ उसके शरीर पर लग चुका था और असल में उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर उसने अपनी ताकत को बंद किया, उस मशीन को बंद किया जिससे वह अदृश्य हो रहा था। उसने अपना हेलमेट उतारा, उसके जो दांत थे ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। बब्बन ने कहा, ये प्रीडेटर है, ये शिकार करता है, इसके पास हथियार बड़े खतरनाक हैं। अब ये देख सकता है मशीन उतार दी है, हमने कीचड़ मशीन पर लगाया था, हेलमेट पर। अब ध्यान रखिए। फिर क्या, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तीनों ने उसे पकड़ लिया, जमीन पर लेटा लिया, बाजू कर दिए पीछे की तरफ, फिर सारे कपड़े उतार दिए। उसके जो कपड़े थे, हेलमेट था, उसी में ज्यादा ताकत थी। शरीर उसका कमजोर, जो कालोडाइन थी ऐसे काट रही पीठ पर, उसकी आवाजें च्यां 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 वो कर रहा। अब कुछ कर नहीं सकता था, उसे क्या पता था ऐसे गंजे और अजीब लोग आएंगे कि ये तरकीब लगाएंगे। वो तो शिकारी था, खुद ही शिकार बन चुका, उसके सारे हथियार कपड़े वगैरह छीन लिए, नंगा कर दिया उसे। अब वो कुछ कर नहीं सकता था, नजर भी आ रहा। इतने में जो जंगली कुत्ते थे उसके पीछे पड़ गए। वो छलांगे लगा लगा कर पेड़ों के ऊपर चढ़ रहा, गायब नहीं था। तो कुत्तों ने पता नहीं कहाँ कहाँ काटा, वो भाग निकला। ऐसे तीनों ने उस प्रीडेटर को भी हरा दिया था। गुरु तांत्रिक को वो कपड़े पहनने के लिए दिए थे, काले वाले प्रीडेटर के कपड़े, कि हम अगर ग्रे एलियंस के पास पहुंचे, पहचान नहीं होनी चाहिए, हमें भी जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए। बब्बन तांत्रिक ने पतीला सर पर लगा लिया था, सफेद कुर्ता पैजामा पहन लिया था, पीठ पर जो सिलेंडर था वो तो टंगा ही हुआ था, अब अच्छे से टांगा। बाकी जो गुरु तांत्रिक के कपड़े थे वो तो चलो फेंकने पड़े, क्योंकि प्रीडेटर के कपड़े मिल गए थे। अब गुरु तांत्रिक को चलाना नहीं आ रहा। गुरु तांत्रिक बार बार कभी किसी पेड़ से टकराते, कभी कहीं टकराते। तो गुरु तांत्रिक कहते कि सिर्फ गर्म चीजें नजर आ रही हैं इस हेलमेट में, क्या मैं इसे उतार दूं? बब्बन तांत्रिक ने कहा, नहीं, इसे उतारिएगा मत, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे। गुरु तांत्रिक को चलाना नहीं आता था, वो तो गिरते जा रहे। ये भी पतीले में छेद, सफ़ेद कुर्ता पैजामा जिस पर कीचड़ भी थोड़ा थोड़ा लग चुका था, पीठ में लाल रंग का गैस सिलेंडर, LPG गैस सिलेंडर,
तो बड़े अजीब से लग रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा वो एस्ट्रोनॉट लग रहे हैं, परग्रही लग रहे हैं। ऐसे तीनों आगे बढ़ रहे और जंगल के जिस हिस्से में वो पहुंचे उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सायरन बज रहा था, सायरन। उन्होंने एक बड़े जीव को देखा, उसके सर पर ना बड़े बड़े ऐसे स्पीकर लगे हुए। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैंने सायरन हेड की कॉमिक्स पढ़ी हैं, ये सायरन हेड है, ये परग्रही बड़े विशाल होते हैं, ये आवाज़ लगाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या, वो जीव इनके पीछे पीछे, ये अगर आवाज़ करते, हल्की सी आवाज़ होती, वो पहचानता और ऐसे अपना हाथ मारता, पेड़ों को ऊपर से काट देता। जंगल घना था इसलिए उसे चलने में परेशानी हो रही। उसका कद होगा 30 से 40 फुट के करीब, बहुत बड़ा, बड़े बड़े 2 भौंपू से लगे हुए। भौंपुओं के बीच आंख थी या नहीं इन्हें नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ सुन पा रहा था। एक था गर्मी से देख पा रहा, ये भौंपू वाला सिर्फ सुन पा रहा। ये छिप रहे, जैसे ही आवाज करते वो पेड़ को काट देता, ऐसे मारता, ऊपर से आरी की तरह थी उसकी बाजू, ऐसे मारता पेड़ को बीच से काट देता। ये कहीं गिरते और ऐसे सन्न हो जाते। फिर वो ढूंढने लगता, आवाज नहीं आ रही, भौंपू को ऐसे करता, भौंपू को ऐसे करता। सायरन हेड था वो, सायरन हेड। बड़े खतरनाक होते हैं ये परग्रही, और तीनों किसी तरह पीछे ही आए कि वो प्रीडेटर वाला ही ठीक है, ये भौंपू वाला तो बड़ा खतरनाक है, विशाल ही बहुत है, रोकेंगे कैसे। बब्बन से पूछा दोनों ने, बब्बन कुछ करो। बब्बन ने कहा, मैं क्या झोले से मसाले मारकर भौंपू फाड़ दूं उसके, अब मैं क्या करूं। फिर बब्बन सोचने लगा। एक बार और कोशिश की इन्होंने, 2-3 पेड़ों को कटवाया, पीछे आ गए। सर कटने से पेड़ कटना ज़्यादा अच्छा होता है, इन्हें यही लगा। जो कालोडायन थे उसने अपने हाथ निकाले थे, 3-4 चमाटे पड़ी, इतने में कालोडायन ने हाथ बीच कर लिए कि नहीं मानने वाले, ये कमीने हैं, ये मुझे पीट डालेंगे। कोई रास्ता नहीं था उनके पास। एक तरीका बब्बन ने कहा, मैं जाऊंगा, 2-4 घंटों में वापस आ जाऊंगा, कुछ ऐसा लेकर आता हूं जो इसको काबू में कर सके। ये सुनकर काम करता है ना, तो इसे हम सुनाएंगे। 4 घंटे बाद बब्बन वापस आया था। बादल घिरे हुए थे, मौसम ऐसा कि अंधेरा ही था दिन के वक्त भी। बब्बन लेकर आया, कोई डीजे वाला था, उसके बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेकर आया, कई लाउड स्पीकर लेकर आया था। लाउड स्पीकर पेड़ों पर लगा दिए, रेडियो पर गाने चल रहे थे। और उस समय देखिए गाना भी कौन सा चल रहा, तुनक तुनक तू, तुनक तुनक तू, तुनक तुनक तू, था। हर तरफ तुनक तुनक हो रही थी, तुनक तुनक। और उसका जो भौंपू था वो फटने को आ रहा, कभी इधर पेड़ को मार रहा, कभी उधर मार रहा। इन्होंने लाउड स्पीकर नीचे लगा दिए, खींच रहे, कभी इधर से आवाज़ उधर से आवाज़, वॉल्यूम फुल कर दी। भौंपू सुनना चाहता था ना, तो भौंपू को सुनाया उन्होंने। सायरन हेड के सायरन फाड़ कर रख दिए। ये जो स्पीकर थे ना, लाउड स्पीकर, फट गए। इतनी आवाज़ की, इतनी लाउडनेस थी ना कि फट गए। फिर वो भी कुछ सुन नहीं पा रहा, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, शांति थी। आराम से चल रहे, उसे सुनाई नहीं दे रहा। वो पेड़ों के बीच आरी को मार रहा, इधर मार रहा, अपनी टांग पर मार डाली, अपने भौंपू पर मार डाली, पागल हो गया। भौंपू के पर्दे फाड़ डाले थे इन्होंने। ऐसे उस सायरन हेड को हरा दिया और खुद की आरी मार मार कर एक तरफ गिरा हुआ। अब सायरन की आवाज़ भी पौंपू 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 धीरे धीरे कम हो रही। ये इस तरह का एलियन था जिसे खत्म किया। और सामने उन्हें पहाड़ के बीच छेद नजर आया, लाइट जल रही थी, लाइट लाल पीली जैसे हेलीकॉप्टर से जलती हैं। इन्हें पता लग गया सामने वो जो अड्डा है ना, एलियंस का लगता है। हमें एलियंस को पकड़ना होगा और बड़ा युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा। कालोडायन के पैर कांप रहे थे, गुरु तांत्रिक की टांगें कांप रही थी, बब्बन तांत्रिक कांप रहा, लेकिन पतीले के बीच टन 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 ऐसे आवाज़ें आ रही थीं। अब बब्बन ने कहा, हमें भरोसा करना होगा, हमने भेष बदला हुआ है, वो हमें पहचान नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, चलो चलते हैं। तीनों जैसे ही उस जगह पहुंचे, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर, वो ग्रे एलियंस थे, ऐसे घेर लिया चारों तरफ से। अब वो पी पौ पता नहीं कैसी आवाज़ में या भाषा में बोल रहे थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा। एक ने फिर बोला, ये इंसान ही लगते हैं, पता नहीं क्या बने हुए हैं। बब्बन ने अंदर से कहा, हम इंसान नहीं हैं, हम प्लूटो ग्रह से आए हैं। सामने से उसने गोली चलाई, पतीला फाड़ डाला, पतीले में छेद हो गया। फिर वो कहने लगा, एक और चलाऊं प्लूटो वाले, एक और चलाऊं। बब्बन ने कहा, तुम हमारी भाषा में बोल रहे हो। उसने कहा, पिछले 40 से 50 सालों से हम यहीं पर हैं, भाषा भी नहीं सीखेंगे, और तू प्लूटो वाले, ये क्या सर के ऊपर पतीला लगा कर आया है, और ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर तुम क्या भूत बने हुए हो, और ये क्या हमारे साथी के कपड़े चुरा लिए।
ये कपड़े पहनकर, ये अंदर क्या है पतली सी। गुरु तांत्रिक ने भी वो कपड़े उतारे और कहने लगे, मैं मर्द हूँ। चारों तरफ से हंसने की आवाज़ें आ रही। हंसने की आवाज़ें अजीब तरह की थी, जैसे गधे की हैं हो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। फिर बब्बन ने कहा, हमसे युद्ध करो। वो सामने से बंदूक ऐसे रखे हुए, ये नज़र आ रही है पतीले में जैसे छेद हुआ है, बोलने से पहले सर में छेद कर देंगे। युद्ध की बात मत करो, ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम हो तो काबिल, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? बब्बन ने कहा, युद्ध भयानक होगा गुरुजी, कालो डायन ये मानेंगे नहीं। फिर बब्बन ने कहा, वो छड़, वो पत्थर जो तुमने हमसे लिया है वो वापस कर दो। उसने कहा, कौन सी छड़, कौन सा पत्थर? फिर एक पीछे से एलियन आया, कहने लगा, कुछ कान में कहा। फिर ये कहने लगा, अच्छा वो डायन वाली छड़, फेंको इसके पास। पीछे से उन्होंने ऐसे छड़ फेंकी अंदर से लाकर। फिर कहने लगे, पत्थर इसके बीच वाला? बब्बन ने कहा, हाँ हमें वो पत्थर भी चाहिए, प्यार से ही मान लो। उसने कहा, नहीं देंगे। कमीनो, हमारा पत्थर था, हमने वो पत्थर गांव वालों को दिया था उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि गांव वाले देवताओं पर यकीन करते थे, तो हमने वो पत्थर दिया कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसके अंदर अजीब शक्तियां हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए दिया था। फिर वहाँ पर हमने सुना कोई कालो डायन आई थी, उसने वो पत्थर गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर चुरा लिया। गांव वालों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बड़ी अजीब सी थी वो, टेढ़ी मेढ़ी, तो वहाँ से उसे एक श्राप भी मिला। अब हम इस पत्थर को वापस तो ले पाए, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कालो नाम की डायन कहाँ पर है। हम उसे मारना चाहते हैं। हम पत्थर तो तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन बदले में कुछ और दे सकते हैं, अगर तुम ये बता दो कालो डायन कहाँ पर मिलेगी। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक ने ऐसे देखा कालो डायन की तरफ। कालो डायन ऐसे, वो कुछ और हुआ था, ये सही से नहीं बता पा रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगी। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे, हमें इस पर यकीन करना चाहिए, ये भी चोरी लगती है। इसके बाद वो जो एलियन थे ना, वो कहने लगे, वो पत्थर हमारा ही है, हमने गांव वालों को दिया था, वो चुरा कर ले गई थी, अब तुम इसे लेने की कोशिश मत करो, पूरे के पूरे हमारे जो साथी हैं ना पीछे पड़ जाएंगे। बब्बन ने कहा, अच्छा फिर तो मुश्किल है, अब इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना, ऐसा ना हो यहाँ से हम ले जाएं, बाद में ये धरती को ही तबाह कर दें, तो हमें पत्थर छोड़ना चाहिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन त्याग कर रहे हो तुम, त्याग। पीछे से कालो कहने लगी, काय का त्याग, मरना नहीं चाहता ये, देखो पीछे भीड़ कितनी बड़ी है और कैसे कैसे हथियार हैं उनके पास। बब्बन ने ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, त्याग गुरुजी त्याग। उन्होंने पत्थर नहीं लिया, बदले में एलियंस ने कहा, छड़ उठाओ ले जाओ। अच्छा चलो यहाँ तक आए हो, ओ झोला दे दो इन्हें। ऐसे ही कुछ कपड़े पहने हुए हैं। अब इन्होंने पतीला कुर्ता पैजामा उतारा, उनके कपड़े भी दिए उनको, बदले में उन्होंने एक झोला दिया। उन्होंने कहा, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, लेकिन तुम्हारी दुनिया की है, पता नहीं कैसे जादू वगैरह से बनाई गई है, अब इसमें से हाथ डालोगे, जो मांगोगे वो चीज़ मिलती है, कोशिश करो। बब्बन ने हाथ डाला, झोला खाली था, चंदन लहसुन हाथ में आ गया। बब्बन कहने लगा, है चंदन लहसुन? झोले में से जो मांगो वो मिलता था। बब्बन ने कहा, धन्यवाद, यही ठीक है। इस तरह उन्होंने जिंदा छोड़ा था, ये बचकर आए। गुरु तांत्रिक बार बार झोले में हाथ डालते सेब निकलता और कहते, वाह सेब खाने का मन कर रहा था। थोड़ी देर बाद हाथ डालते सेब निकालते, हाथ डालते सेब निकालते। बब्बन ने ऊपर से झोले को बंद कर लिया। गुरुजी, ये झोले का इस्तेमाल हम ताकत के लिए करेंगे, हम इससे अंत मसाले निकालेंगे, अंत। जब युद्ध चल रहा होगा मसाले निकलते जाएंगे, गीले भी नहीं होंगे। ये अच्छी चीज़ दी है उन एलियंस ने। गुरु तांत्रिक फिर से भी निकाल रहे। बब्बा ने कहा, गुरुजी किसी के सामने ऐसे बेइज्जत मत करवाइए। कालो डायन ने झोले में हाथ डाला था। कालो ने कहा, मुझे कुछ जादुई चीज़ मिल जाए। कालो ने हाथ निकाला, तंबाकू। कालो देखने लगी, तेरी की तंबाकू, डायन तो ये तंबाकू ही निकलना था। कालो ने 2 बार हाथ डाला था, दोनों बार हाथ में तंबाकू, और एक बार तो चूने की छोटी सी डिब्बी भी निकली थी। कालो डायन गुस्से में आई थी, गालियां निकाल कर गई थी। पहले थोड़ा बब्बन अच्छा लग रहा, लेकिन जब से याददाश्त इसकी वापस आई है, ये तो बड़ा अजीब सा बन गया है। कालो डायन वापस जा चुकी थी डायन गांव। फिर गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा। बब्बन, अब मत कहना, तैयार हो गुरुजी? बब्बन ने कहा, नहीं अब नहीं कहूँगा,
अब हमें शमशान घाट चले जाना चाहिए। सफ़र बहुत लंबा कर लिया है, बिना याददाश्त के भी बहुत भयानक कांड हुए हमारे, तो वापस चलते हैं, कुछ आराम करते हैं, फिर देखते हैं भविष्य में कोई आता है मदद मांगने के लिए तो करेंगे मदद, लेकिन ये भसड़ यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर वो शमशान घाट वापस आ चुके थे। गुरु तांत्रिक ने भी कहा था, बब्बन, इतने लंबे समय से हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, अब तक 50 एपिसोड बन चुके हैं। बब्बन ने कहा था, नहीं गुरुजी, 50 नहीं हुए, अभी 49 ही हुए हैं, क्योंकि 50वें में तो बड़ा धमाका करेंगे। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक के 49 एपिसोड हो चुके हैं और 50वां एपिसोड सच में बड़ा धमाकेदार होगा, क्योंकि वो किस्सा मैं बताना नहीं चाहता, वो तो समय आने पर ही आपके सामने आएगा। अब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए यार। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता लगेगा वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नहीं लाइक करोगे तो मुझे यही लगेगा वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, और मुझे बब्बन तांत्रिक की कहानियों का अंत करना पड़ेगा। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।